तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं किरण जुनेजा। संगीत के 7 सुर होते हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी में बहुत सारे सुर होते हैं। तो आइए आज मिलते हैं एक सेलिब्रिटी से और उनके अलग अलग सुरों के बारे में जानते हैं। एवी प्लीज। पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी के स्वर एक पत्थर में भी जान डाल दें। पिताजी के साथ अखाड़े में कुश्ती सीखते सीखते पंडित जी ने अपनी अलग ही राह चुन ली और शुरू हुआ उनका मधुर संगीत का सफर। आज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया देश विदेश में लोगों को अपनी बांसुरी की धुन से मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। फ्रांस की सरकार ने उन्हें नाइट इन द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जैसे सम्मान से नवाजा। पंडित जी ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया, जैसे कि सिलसिला, लम्हे, चांदनी, डर, इसके अलावा कई और। इलाहाबाद से मुंबई तक और फिर विदेश तक का सफर पंडित जी ने कैसे तय किया, आइए जानते हैं खुद उनसे। कोशिश से कामयाबी तक। तो आइए अब स्वागत करते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का। आइए पंडित जी। नमस्कार। 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 आइए, ये आपकी हॉट सीट है जी। मैंने नोटिस किया पंडित जी कि आपने वेट किया कि पहले मैं बैठूं जी। और फिर आप बैठे। तो ये जो तहजीब और ये जो तमीज़ है, ये आपने कहाँ से सीखी? ये जब तक नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है तब तक संगीत से बहुत दूर रहेगा आदमी, संगीत से बहुत परे रहेगा। हमारे बचपन से हमारे माता पिता पहले यही सिखाया करते हैं कि जो हमारे घर में कोई मेहमान हो या स्पेशली जो महिलाएं हैं, उनकी हमेशा पूजा करना चाहिए। उनको हमेशा ऐसे समझना चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी या सरस्वती या माँ दुर्गा ऐसे आ रही हैं, तो उनको प्रणाम करो। तो मैं कैसे भूल जाऊं अपने माता पिता का वचन। और बचपन से मुझे इतना महिलाओं से लगाव रहा है, इतना लगाव रहा है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा सा था, 5 साल का, तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। उस दिन से आप बिलीव करेंगी, मैं सत्य कह रहा हूँ कि उस दिन से मैं बहुत उनको प्रणाम करता हूँ और बहुत मिस करता हूँ और बड़ी भक्ति करता हूँ उनकी। पंडित जी, ये तो हम जानते हैं कि आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने कि बांसुरी को, जो कि हमेशा सोचा जाता है कि ये मर्दों का एक साधन है और मर्द ही इसे बजा सकते हैं, लेकिन आपने इसे औरतों में फैलाया, औरतों को सिखाया और आज विश्व भर में ऐसी कई औरतें हैं, कई महिलाएं हैं जो बांसुरी बजा रही हैं। तो इसकी क्या वजह थी? कुछ लोग कहा करते थे कि ऐसा हो मुमकिन नहीं है, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, कहा करते थे। और मैं ऐसा सोचा करता था कि हमारे साथ ज़्यादा शक्ति हमारी जो महिलाएं, हमारी जो नारियां हैं, और ख़ासकर भारत की नारियां, उनमें इतनी शक्ति है। अगर वो माँ दुर्गा कहला सकती हैं या माँ लक्ष्मी कहला सकती हैं, तो उनके में कितनी ताकत होगी और कितना उनके में, क्या कहना चाहिए, आंतरिक शक्ति होगी कि वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आपने शायद नाम सुना होगा, एक बहन थी मेरी जो मर गई, वो पहले वो गई थी चावला, मैडम चावला जो गई थी पहले चांद पर गई थी। वो पहली भारत की नारी थी जो गई हुई थी। तो मैं तो जब ऐसा सुना तो मैं तो
आश्चर्य में रह गया कि हमारे भारत की नारियाँ जिनको हम बहुत छिपाया करते थे वो इतनी आगे निकल गई कि हमारी भी हिम्मत नहीं हो सकती कि हम वो कपड़े भी पहन सकें, और वो वहाँ जाके पहुँच गए। लेकिन आते आते अंतरिक्ष में गई थी। तो मैंने कहा कि मैं भी कोशिश करूँगा, और मुझे तो बहुत ही भक्ति है और बहुत ही प्यार है, तो मैंने कोशिश किया। तो इतनी, अभी मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप आंख बंद कर लेंगी तो आपको ऐसा लगा कि ये महिला नहीं तो कोई शायद भगवान ही बजा रहे हैं। सच मैं कह रहा हूँ। और उसमें हमारी भारत की नारियाँ ही नहीं है, विदेश की भी नारियाँ हैं। आपकी जो ये जर्नी है जी, कोशिश से कामयाबी तक की जी, वो कैसे शुरू हुई? बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, बचपन मेरा बहुत अच्छा था, बहुत ही। सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, जैसा मैंने कहा, जब मेरी माँ छोड़ के चली गई, वो एक बहुत बड़ी कमी थी। हमेशा अपने में ही रो लेता था, अपने में ही हंस लेता था, अपने में ही उनको याद कर लेता था। पिताजी पहलवान थे, उनको डर लगता था कि मैं उनको अपना आंसू दिखाऊं तो भी डर लगता था, या खुशी दिखाऊं तो भी डर लगता था कि माँ नहीं है इसलिए मैं बहुत खेल के आता हूँ, या माँ नहीं है तो इसलिए मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। मैं किससे कहूँ? और पिताजी को संगीत से शौक था, लेकिन वो युग ऐसा था कि लोग नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई एक तरफ करके और दूसरी तरफ गाने बजाने के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय में इसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। नहीं एक्सपेक्ट। तो मैं पिताजी को खुश रखने के लिए मैंने यही सोचा कि जब ये अकेले हैं, दया भी आती थी, रोना भी आता था, और दया भी आती था हमारे लिए। सुबह उठ के खाना बनाना, कपड़े सफ़ा करने और सब कुछ करना, फिर जाके अपना जाना पूजा भी करना, फिर उसके बाद आके अपने काम करने, जो उनके काम करने, कुश्ती लड़ना। तो ये सब देख के मुझे लगा कि जो वो कर रहे हैं और जो वो चाहते हैं मैं वो ज़रूर करूँगा, हमारे सभी भाई बहन। अब क्या हुआ कि मुझे शौक़ ये था, लेकिन पिताजी को यह था कि मैं पढ़ाई कर लूँ, तो मैं पढ़ाई में बहुत बेकार था। मतलब इतना बेकार शायद आपने किसी को देखा या सुना न हो। तो लेकिन उनको खुश करने के लिए मैं स्कूल जाता था और वहाँ पर बांसुरी का प्रैक्टिस करता था। तो जो टीचर हमारे थे उनको बहुत अच्छा लगता था, छोटा सा लड़का ये बजाता है, तो वो बोलते थे कि जो भी पढ़ाई है ठीक है तुम करो, तुम पास हो जाओगे। अच्छा। तो अगर मैं कभी फेल भी होता था तो नंबर कुछ दे देती थी, ठीक दे देते थे कि गड़बड़ ना हो, क्योंकि पहलवान को सब जानते थे कि भाई इनके पिता पहलवान है, माँ नहीं है। एनीवे मैंने पढ़ा मैट्रिक तक, और मैट्रिक पास करके मुझे जॉब भी मिल गई। मेरी उम्र उस समय थी शायद 15.5 या 16 साल की। गवर्नमेंट की नौकरी तो मिलने से नहीं मिल सकती। हाँ, कुछ टेक्निकल चीज़ें मालूम हो कि तभी नौकरी मिल जाए। उस समय टाइपिंग का बहुत ही नाम था। तो मैं जाके टाइपिंग सीख के 2 महीने में उनके यहाँ नौकरी मिल गई मुझे, और 85 रुपये महीने मिल गए। तो जब पिताजी को मालूम पड़ा तो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि देखो मेरा पहला बच्चा, और पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा, कहा मेरे बच्चे को नौकरी मिल गई 85 रुपये की। बहुत खुश हो गए। फिर मुझे वहाँ नौकरी करता था, जो पैसे मिलते थे मेरे पिताजी के चरणों पर रख देता था, आपका है। वो कभी लेते नहीं थे उसमें, वो जाके एक पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खोल के उसमें जमा कर देते मेरे ही नाम से। मेरा जो शौक़ था वो जब भी मैं काम ख़त्म होता था तो वहाँ से साइकिल लेके सीधा सुनना, अपने दोस्तों से मिलना, उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस करना, संगीत की चर्चा करनी संगीत की। और जब मैं लेट आऊँ तो पिताजी बोले बेटा इतना लेट क्यों हो गया, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए बैठा। तो मैं उनको बोलता था ज़रा लाइब्रेरी में पेपर पढ़ने। अच्छा पेपर भी पढ़ते हो तुम? उन्होंने कहा हाँ जी। बहुत खुशी कि हमारा लड़का तो ऐसा कोई मोहल्ले में लड़का नहीं है, बहुत अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं पिताजी को खुश करने के लिए मैंने कहा, किसी ने मुझे कहा कि अगर थोड़ा सा उसी ऑफिस में एक बासुदा थे, उनका नाम था मिस्टर बासु, जो कि वहाँ के चेयरमैन थे उस मिलिंग कंपनी के। उन्होंने कहा अगर तुम स्टेनोग्राफरी सीख लो टाइपिंग के साथ में तो तुमको इसका डबल पैसा मिलेगा। अरे मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात हो गई। मैं रात को आके पहले स्टेनोग्राफरी और ये सीख के 2 महीने में वो भी सीख के तो मुझे और डबल पैसे हो गए। पिताजी को मालूम पड़ा और भी खुश हो गए। फिर मोहल्ले में लड्डू बांटना शुरू किया, मेरा बच्चा ऐसा है, देखिए ऐसा हो गया, और 1-2 साल में इसका ऐसे डबल पेमेंट हो गया। और मैं वेट कर रहा था कि मैं गवर्नमेंट की भी नौकरी दिखाऊंगा करके, अगर इनको अच्छा लगता है तो। और रात को मैं जाके फिर पिताजी अब कभी नहीं बोलते थे कि मैं लेट आ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो बोलते थे कि कुछ खा लिया करो, चाहे कहीं भी हो खा लेना।
तो और सुबह उनको एक्सरसाइज करने के लिए मुझे लेके जाना पड़ता था। उन्हीं के सामने में मुझे दंड बैठक करना, फिर कुश्ती लड़ना, वो उनको देख के बहुत अच्छा लगता था कि मेरी परंपरा को फॉलो मैं अच्छी तरीके से आगे बढ़ाऊंगा। पर वो तो चाहते थे ना कि आप अखाड़े में जाएं और आप कुश्ती करें। जी, एक्चुअली जहाँ के हम लोग जहाँ की पैदाइश है, वहाँ पर बिहार में आप देखेंगे कि हर घर में वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, जैसे आजकल हो गया क्रिकेट है या फुटबॉल है या वॉलीबॉल है या कुछ भी है, उस ज़माने में वो सिर्फ ये कुश्तियाँ, जो लड़का है वो कुश्ती लड़ेगा, लड़कियों को अलाउड नहीं था, लेकिन लड़के सब कुश्ती लड़ते थे। और वो उनके घर को अच्छा समझा जाता था और उनके घर के सब बच्चे सेहतमंद होते थे। और उनके घर में ही फिर दूध पकेगा, दूध पियेंगे और फिर रोटियां खाएंगे, सब कुछ होता था वहीं पर पिताजी के सामने में। एनीवे उनको खुश करने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया। सुबह जाता था, ठंड भी हो तो ऐसे ऐसे करके जाके कुश्तियाँ लड़नी। कोई मेरे ऊपर चढ़ गया है तो मैं रो भी रहा हूँ तो क्या करूँ, पिताजी खुश हो रहे हैं तो अच्छा चलो। लेकिन वो सब करके मैंने कुछ देखा कि चलो इनकी तो खुशी हो गई, अब मेरी खुशी के लिए मैं क्या करूँ। तो मैं सुबह 10 बजे की नौकरी होती थी तो मैं सुबह 6 बजे उठ के 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। पहले संगीत की प्रैक्टिस घर पे कैसे कर लेते थे? घर पे नहीं, पिताजी को मालूम ही नहीं था अभी तक। तो आप बाहर जाके प्रैक्टिस करके फिर जाते थे? जी, मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे घर से कोई 10 मिनट का रास्ता था और वो पूरा फैमिली हमारे संगीत को बहुत प्यार करते थे और मेरे बांसुरी वादन को बहुत वो अच्छा लगता था उनको और बहुत प्रेम करते थे। और उनके बच्चे थोड़ा सा तबला वगैरह करते थे तो मैंने कहा चलो अच्छा है मौका। तो 2 घंटा मैं वहाँ करके फिर आके और पिताजी को कहता था मैं पूजा करने गया था मंदिर में। ये भी एक पूजा ही हुई बहन, ये भी एक पूजा हुई कि हम जाके रियाज कर रहे हैं जी। और उसके अलावा फिर उनको बोलते थे उसके बाद लाइब्रेरी गया तो पिताजी खुश होते थे, अरे भूख लगी हो गया आओ खा लो। वो फिर आटा घी से सान के और उसको पराठे बना के और उसमें दूध में घी डाल के और क्या क्या खिलाते थे। सच ऐसा खाना तो मुझे लगता है कि शायद किसी को नसीब हो आज के युग में। पंडित जी, बातें तो हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन इस वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से। तो पंडित जी, ये तो आपके बचपन की बातें हुई। अब मुझे ये बताइए कि आपका उड़ीसा से यहाँ आने कैसा हुआ और उड़ीसा में आपने क्या किया? मेरी बड़ी इच्छा थी किरण जी कि मैं संगीत के किसी क्या एक्टिविटीज़ में जाऊं जहाँ की मुझे जॉब मिले। ये बहुत इच्छा थी। मैंने ये स्टेनोग्राफरी का जॉब बहुत किया और बहुत उसमें परेशानी भी हुई, लेकिन सबको अपना हंसता हुआ चेहरा बताता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो अंदर अच्छा लगता था वो किसी को बता नहीं सकता था। पहले तो पिताजी को ना मालूम पड़े तो इसलिए मैं अपने अपनों को छिपा के और फिर वहाँ सीख भी रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ सब कुछ। तो मेरी इच्छा थी अगर मुझे ये जॉब मिल जाए तो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं इलाहाबाद रेडियो था जहाँ की मेरी पैदाइश थी, जिसको प्रयाग भी कहते हैं, जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, जहाँ की बहुत बड़ा कुंभ मेला होता है। वहाँ अच्छे अच्छे लोगों के जन्म भी हुए, जैसे कि नेहरू फैमिली हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं जिन्होंने कि BHU बनाया। मैं भी कैसे वहाँ पैदा हो गया, उन लोगों का आशीर्वाद था इसलिए शायद पैदा हो गया। हरबंस राय बच्चन जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, बड़े बड़े महाकवि लोग भी हैं। तो उस वहाँ मेरा जन्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए मेहनत। तो मैं अपने आप को कैसे करके छिपा के सीखता भी था और प्रैक्टिस भी करता था। लेकिन जब ये हुआ दिल में कि अगर ये 24 घंटे का काम हो जाए कि मुझे जॉब भी हो जाए, पैसा चाहे कुछ भी ना मिले लेकिन जॉब हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट में मुझे जब मैं 18 साल का हुआ तो मुझे तुरंत नौकरी मिल गई स्टेट गवर्नमेंट की, जिसका नाम था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पुलिस का था जी। तो वहाँ मुझे जॉब मिल गया स्टेनोग्राफर का। उसके बाद फिर 1-2 साल के बाद में फिर ज़रा बोर होने लगा। मैंने कहा वही कर रहा हूँ, भगवान करे ऐसा हो जाए कुछ। तो मैं बच्चों का प्रोग्राम करता था ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में, आकाशवाणी इलाहाबाद। तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर थे उनको ये याद था
कि ये लड़का बहुत अच्छा नेचर का है और पहलवान का लड़का है और बहुत अच्छा बजाता है, हमेशा हंसता रहता है, खुश है। तो वहाँ एक शांतिमय घोष थे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। तो उनको मैंने कहा सर अगर बड़ी कृपा होगी मुझे अगर आशीर्वाद कर दे, मुझे कहीं जॉब दे दे। तो मेरे एक गुरु भाई थे जो पंडित भोलानाथ जी के पास जब मैं बांसुरी सीखने गया तो वो भी वहाँ सीखते थे, तो मुझे उन्होंने बहुत हेल्प करी। तो जो शांति में घोष दी थे उनको जब पता चला कि मुझे भी जॉब चाहिए और इसको भी चाहिए, सुभाष राय को भी, तो उनको सुभाष राय को लखनऊ में दे दिया एक जगह और मुझे कहा कि आपको अगर चाहिए तो आपको ऑल द वे यू हैव टू गो टू भुवनेश्वर विच इज़ इन उड़ीसा। हाँ जी। मैंने कहा मैं सर मैं ज़रूर जाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा आप कहीं भी भेजेंगे तो मैं जाऊंगा। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑल इंडिया रेडियो, तो वहाँ मुझे जॉब मिली एज स्टाफ आर्टिस्ट। स्टाफ आर्टिस्ट की मुझे जॉब मिली और मुझे कहा गया आपको 250 रुपये मिलेंगे, 250 रुपये। मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत चलेगा, मैं जाऊँगा। बोले लेकिन वहाँ लैंग्वेज बहुत अलग है। मैंने कहा चलेगा, सब चलेगा, संगीत का जॉब मुझे चाहिए। मैं गया, बहुत दूर, 2 दिन लग गए ट्रेन में, पहुँचा। लेकिन जाने के पहले क्या हुआ कि आपको कैसे मैं पिताजी से निकला हूँ। एक पहलवान आदमी को पहली बार मैंने रोते हुए देखा। उन्होंने कहा, मैंने कहा पिताजी मैं जाऊँगा, मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया। अच्छा तो यहाँ का क्या हुआ? मैंने कहा ये भी है वो भी है, लेकिन वहाँ म्यूज़िक का जॉब है, उसमें मुझे 250 रुपये मिलेंगे और यहाँ 150 रुपये। अरे तुमने म्यूज़िक कब किया? मैंने कहा ऐसे ही मुझे शौक़ था, मैं करता था। मुझे तुमने क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मुझे डर लगता था कि आप मुझे मारेंगे पिताजी। मेरे सामने रोने लगे। पहली बार मैंने एक पहलवान को रोते हुए देखा, बहुत मुझे दुख लगा। मैंने कहा पिताजी मैंने तो ठान लिया कि मैं तो जाऊंगा, अगर मैं न गया तो फिर और मुझे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि सरस्वती माँ से मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं चाहूँ कि मैं माँ का दर्शन करूँ और जब मुझे माँ सामने आए तो मैं कहूँ नहीं करूँगा, तो मैं अब जाऊँगा ही। अच्छा, मैंने कहा मैं 1 महीने के बाद शायद वापस भी आ जाऊँ, मुझे शायद अच्छा ना लगे। तो रोने लगे, लेकिन मैंने कहा मैंने तय कर लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन अच्छी तरीके से रहना, अपना कुश्ती करना, कसरत करना और सब कुछ जो मैंने जो बनाया वो तुम ज़रूर करना, और जब भी बुरा लगे तुम आ जाना। तो मैं वहाँ से निकल गया, उड़ीसा पहुँचा। तो वहाँ देखिए भाग्य की बात है कि वहाँ एक थे मिस्टर PV कृष्णमूर्ति, आज भी हैं, वो जिंदा हैं। मैं 56 की बात बता रहा हूँ। आकाशवाणी में पहुँचा कटक में और वहाँ उतरा और अंधेरे में 5 बजे ट्रेन पहुँची थी। सीधा मैं स्टेशन पे पहुँच गया तो वहाँ किसी वॉचमैन ने कहा अरे निकलो निकलो, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो अभी कुछ काम नहीं है, यहाँ बंद है सब, अभी रेडियो 6 बजे चालू होगा। मैंने कहा मुझे यहाँ नौकरी मिली है। अच्छा, मैं वो काले कपड़े हो गए थे ट्रेन में, 2nd क्लास में, तब 3rd क्लास होता था जी। पहुँचा तो उसने जब सुना कि मुझे नौकरी मिली, मैंने उसको लेटर दिखाया, तब उसने मुझे वेटिंग रूम में बैठाया, बोला वो 10 बजे सब आएंगे ऑफिस में, तब आप वो करना। मैंने कहा भैया मुझे बता दो, कहीं मुंह हाथ धो लूँ, कहीं कुछ चाय वाय मिल जाए। तो कैंटीन वाले 6 बजे आ गए और 6 बजे उनका वो शुरू ट्रांसमिशन शुरू होता था, तो लोग आना शुरू हो गए। मैं भी मुँह हाथ धो के बाल वाल बना के बैठ गया। और उसके बाद में 10 बजे जब PV कृष्णमूर्ति आए, स्टेशन डायरेक्टर, तो आके मुझसे मिले और बड़े प्यार से उन्होंने कहा अरे आप तो बहुत छोटे हैं, कहाँ रहना चाहेंगे? मैंने कहा मैं तो जहाँ बोलेंगे रहूँगा। नहीं, यहाँ बाजू में एक होटल है, वो लॉज की तरह है, वहाँ आपको 5 रुपये रोज़ में एक रूम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है आप जैसा कहेंगे। तो फिर वो सोचे, फिर बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा करूँ, आपको अभी आप बहुत यंग हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है, मैं आपको रेडियो में अगर कहीं कोई छोटी जगह दे दूँ तो आप यहीं रहोगे और मैं कैंटीन को बोल दूंगा आपको अच्छा खाना बना के रहे। अच्छा। बहुत प्यार दिखा, जैसे पिता का प्यार। तो मतलब आप रेडियो के वहीं रहे और वहीं से खाना खाते थे? वहीं से खाना, वही स्नान करना, वहाँ उनका लाइब्रेरी के बाद एक छोटा सा रूम पड़ा था, स्टोर रूम, वहीं सो जाता था। अच्छा। और उसी के बाजू में बाथरूम था। लेकिन उनकी एक इंस्ट्रक्शन थी कि देखो भैया सुबह 5 बजे तैयार हो जाना, 6 बजे ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है, उससे पहले आप उसके पहले आ जाता। अच्छा, आपने ट्रेनिंग ली, मैंने सुना आपने बांसुरी में ट्रेनिंग ली, किन से ली, कहाँ पर ली, ये बताइए। ये पहले जब मैं इलाहाबाद में, मुझे शौक़ था, तो किसी ने मुझे कहा कि आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए।
मन से कोई फिल्मी गाना बजाने को कुछ, आपको टैलेंट अगर है तो आप जाके किसी गुरु को पहचाने, माने और उनसे जाके विद्या सीखें। तो आकाशवाणी इलाहाबाद में ही एक पंडित भोलानाथ जी थे, पहले तो मैं बताया ना मेरी जो बाजू में रहते थे वो भी, हाँ, पंडित राजाराम जी, उन्होंने मैं गाना सिखाया तो मैं थोड़ा सा गाता था, लेकिन उन्होंने कहा बेटा आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं कि आप बहुत ऊपर जा सके या बहुत नीचे आ सके, इसलिए आपको वाद्य कोई सीखना चाहिए और वाद्य आपने डिसाइड करना है। मैंने कहा मेरे वॉइस के नज़दीक कौन सा वाद्य ऐसा होगा जो कि हम गा भी रहे हैं लेके। तो मुझे ख्याल आया, एक दिन बांसुरी सुन रहा था रेडियो में, तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, एक बांस का टुकड़ा लेकर मैं गाता भी रहूँगा और बजाता भी रहूँगा। क्या भगवान कृष्ण ने क्या, देखिए कैसी किस तरीके से इसको बनाया इस बांस के टुकड़े को, कि आज दुनिया इसको सराह रही है। और दुनिया चूँकि वहाँ बांस नहीं होता है, वहाँ बांस के जंगल नहीं है विदेशों में, तो वहाँ सिल्वर का बना दिया, गोल्ड का बना दिया। अच्छा। या लेकिन आवाज़ में फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मेटल चेंज कर देते हैं, जैसे लकड़ी से अगर सिल्वर में या गोल्ड में बना दें तो? बहुत फ़र्क है। ये जो बांस है तो कुदरत का बनाया हुआ है, कुदरत का बनाया हुआ, वो तो फैक्ट्री का बना हुआ है जी। इसकी जो एक आवाज़ है ना, वो आज विदेशी लोग भी सुन के वो छोड़ रहे हैं और ये पकड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एक साउंड है, हाँ, वो अलग ही साउंड है, अलग ही साउंड है। एक आदमी जैसे बोल रहा है खुद, तो उसका एक अलग सुनने का मज़ा आता है, लेकिन अगर उसको कोई माइक्रोफोन लगा के कह के बोल रही है या रिकॉर्ड में सुनेगा तो अजीब सा लगेगा। तो इस तरीके से इस वाद्य का कैसे भगवान ने चुना, एक ही ऐसे भगवान थे, बाकी दूसरे भगवानों ने क्या किया मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन इनका कृष्ण भगवान ने बहुत बांसुरी बजाई। और कैसे बांस के टुकड़े को बिना तार कोई तार नहीं, कोई ट्यून नहीं करना, कुछ थोड़े से होल बना दिए और उसको फूके आप अच्छा साउंड आता है। कहीं भी लेके आप रख लीजिए, कोई फैक्ट्री में नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, और खुद को आप देखें कहीं भी बैठेंगे अकेले और बजाएंगे, आपको बहुत मजा आता है। हाँ। बांसुरी के कितने प्रकार होते हैं बांसुरी के? आप जहाँ जाएंगी, जिस भी स्टेट में जाएंगी भारत में, आपको हर जगह एक न एक अलग तरीके का बांस का टुकड़ा मिलेगा और बांस का शक्ल मिलेगा और उसका साउंड भी अलग मिलेगा। जैसे आप जाएंगे पंजाब में तो आप देखें वहाँ अलगोजा 2 होते हैं, बांसुरी ऐसे बजाते हैं, या और कहीं भी जाएंगे, जैसे जाएंगे जोधपुर में तो एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा होता है बांसुरी का, या दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ एक बहुत छोटा सा ऐसा होता है पीस बजाने का। भगवान श्री कृष्ण भी छोटा बजाते थे। अच्छा। हम लोग थोड़ी सी बड़ी बांसुरी बजाते हैं कि हमारे संगीत का एक, संगीत की एक ध्वनि एक अलग है, और जो हमारे संगीत का एक रूप होना चाहिए वो बड़े बांस के टुकड़े में ही आता है। बांसुरी बजाने में इस एरिया में कोई फ़ायदा हुआ? बहुत। ये तो अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि हमारे पिताजी तो भगवान थे, हमारे पिताजी सच में भगवान थे। हमको अगर कुश्ती कसरत नहीं कराया होता, अभी मैं 150-200 साल तक बजाऊँगा। अभी भी मैं, ऐसा लगता है कि मैं बच्चा हूँ और मैं रोज़ रियाज करूँ, जितना समय मिले वो बांसुरी में इस समय लगाओ। तो बांसुरी का जैसा वाद्य मैंने नहीं देखा, इसलिए नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने बनाया, इसलिए कि इस वाद्य में मैंने देखा है कि जब हम बजाते हैं तो हमको 2 चीज़ों का आनंद मिलता है। एक तो हमें संगीत का आनंद, और दूसरा योग में हम क्या सीखते हैं। योग में हम सीखते हैं कि किस तरीके से सांस लेना, जी, सांस लेना, सांस का उतार चढ़ाव, और उसके अलावा योग की जो क्या कहें मेडिटेशन होता है, वो कंट्रोल होता है। तो मुझे बहुत उसका आनंद आता है। अन्नपूर्णा देवी का आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व रहा? उन्हीं की वजह से ही आज मेरा क्या कहना चाहिए, मेरी सोच है संगीत की, और मैं जो बच्चों को थोड़ा सा कुछ अपने नज़दीक ला के उनको कुछ दे सकता हूँ, वो माँ का ही आशीर्वाद है। पंडित जी, बातें तो हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन इस वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जनेजा और हम बात कर रहे हैं हरि प्रसाद चौरसिया जी से। तो पंडित जी, मुझे बताइए अपनी ट्रेनिंग के बारे में। आपने किन किन से ट्रेनिंग ली और अन्नपूर्णा जी का आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व था? मैं ये कहना चाहूँगा, पहले मेरी आपको शिक्षा के बारे में बताया, पंडित राजाराम जी में गुनगुनाता था तो उन्होंने बहुत प्यार किया, और उनकी वाइफ ने मुझे बच्चे से भी ज़्यादा प्यार किया, लेकिन वो कुछ गड़बड़ हो गई मेरे आवाज़ की वजह से, मुझे बांसुरी करना पड़ा। तो बांसुरी के लिए मुझे
पंडित भोलानाथ जी के पास जाना पड़ा, जो ऑल इंडिया रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट थे। अच्छा। और मैं वहीं जाता था, मिलिंग कंपनी का ऑफिस भी वहीं था। तो जब मैंने रेडियो में सुना तो मैंने पता लगाया, तो पता चला पंडित भोलानाथ जी एक वाराणसी के हैं जो आकाशवाणी में काम करते हैं। अच्छा। तो मैं बहुत छोटा था, तो उनके साथ में सीखते सीखते मुझे बच्चों का प्रोग्राम भी शुरू हो गया। फिर वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो गई, नौकरी मिल गई मुझे, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि मैं उड़ीसा चला गया। लेकिन एक बार मुझे स्वर्गीय उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने कहा था कि बेटा मैहर चले आओ, मेरे पास पंडित रविशंकर जी हैं, अली अकबर खान साहब हैं और बड़े बड़े लोग, तिमिर बरन साहब हैं, वो सीखते हैं मेरे पास मैहर में रह के। हम सब खाना पीना एक साथ खाते हैं, बैठते हैं, गुरुकुल की तरह, तुम भी आ जाओ। तो मैंने उनसे कहा बाबा मुझे बहुत अच्छा है, आप इतना बड़ा आशीर्वाद देंगे, लेकिन मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे, बोलेंगे तुम पढ़ाई छोड़ के ये क्या शुरू किया। तो मुझे कभी मौका आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास में। तो उन्होंने फिर मुझे गोद में बैठाया और कहा कि देखो तुम अगर मेरे साथ मौका न मिले, मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं आ सके मैहर और मैं नहीं रहा तो एक बात ध्यान में रखना, कभी भी संगीत सीखना हो, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे किसी प्रकार का संगीत हो, मेरी लड़की के पास में जाना, उसका नाम है अन्नपूर्णा देवी। अरे मैं तो बहुत कुछ, मैंने कहा देखो कितनी बड़ी आत्मा है, महान आत्मा है उस्ताद अलाउद्दीन बाबा, कि अपने बच्ची का नाम तो बिल्कुल हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से रखा है, कितना प्यार करते होंगे उसको। और खुद शारदा माँ का मंदिर रोज़ जाते थे 100 सीढ़ी चढ़ के और वापस आते थे ऊपर। तो मैंने कहा उनको इतना, जब उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं तो मैं तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रसाद है जी। तो जब मैं वहाँ से उड़ीसा से मैं निकाला गया, मतलब धक्के मार के, कि कहा गया हूँ कि अगर आप ये बॉम्बे नहीं जाकर ज्वाइन करते तो आप नौकरी में नहीं रहेंगे। तो मुझे तो नौकरी ये चाहिए थी। मैंने कहा पिताजी को क्या जवाब दूंगा। और वहाँ क्या हो गया, उड़ीसा में मेरा इतना नाम हो गया कि लड़कियाँ जो डांस किया करती तो उड़ीसी डांस, वहाँ का एक बहुत पर्टिकुलर डांस है, आज भारत में नहीं सारे संसार में बहुत प्रसिद्ध है। तो वो लड़कियाँ मुझे चाहती मैं उनके साथ बजाऊँ। मैं यंग था, दिखने में भी थोड़ा बन गया। उनका काम भी होना चाहिए ना, तो मैं बजाऊँ, उनके साथ रिहर्सल करूँ, बजाऊँ। पैसा भी देते थे अच्छा, और बहुत वो करते थे, प्यार भी बहुत करते थे। मुझे भी अच्छा था कि मुझे प्रैक्टिस भी होता था और एक्स्ट्रा पैसे भी कुछ मिल जाते थे, दोनों ही लगाव था। तो क्या हुआ कि मुझे वहाँ से कालापन की सज़ा मिल गई कि आप या तो बम्बई जाएं, और बम्बई शहर तो आपको मालूम है मेट्रोपॉलिटन तभी भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और वहाँ के खर्चे के हिसाब से, वहाँ के पैसे के हिसाब से वही पैसा अगर यहाँ मिले या कुछ बढ़ा कर भी मिले तो मैं तो सोच लीजिए कालापनी से बड़ी बुरी सज़ा। अब मुझे तो आना ही पड़ा। मैंने एक बार सोचा कि छोड़ देता हूँ, नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा एक बार जाके तो देखो, बम्बई के दर्शन तो करो। तो मैं 1963 में यहाँ आया और आके एक होटल था छोटा सा, यहाँ पर कश्मीर होटल था, यहीं मेट्रो सिनेमा के सामने में। तो वहाँ 5 रुपए में 4-5 खाट पड़ी, तो एक खाट में मुझे जगह दे दिया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, जो पैसा मिलता था घर में नहीं भेज पाता था पिताजी को, सब खत्म हो जाता था। खाली आना जाना और चाय और खाने में ही खत्म हो। तो ये तो मैंने कहा बड़ी ख़राब हालत हो जाएगी, मुझे यहाँ मैं बिक जाऊँगा। सच बता रहा हूँ कि 1-2 महीने के बाद मुझे एक फ़ोन कॉल आता है, जो कि मेरी एक दिल में भक्ति थी कि संगीत, फिल्मी संगीत, फिल्म का संगीत कितना सुंदर है, वो कि जो वहाँ जो लोग काम करते हैं कैसे भाग्यवान पुरुष हैं। सच मैं कह रहा हूँ कि मैं दर्शन करना चाहता था लता मंगेशकर जी के, आशा भोसले जी के, हेमंत कुमार जी के, श्री रामचंद्र जी के, और नौशाद साहब हैं, इनके दर्शन करना चाहता था। यहाँ रेडियो में आकर अटका। लेकिन जब मुझे मैसेज मिलता है कि मास्टर सोनिक थे, जो अरेंजर थे, बाद में वो म्यूज़िक डायरेक्टर हुए, ओमी सोनिक, सोनिक ओमी। तो मास्टर जी रेडियो सुन रहे थे, उन्होंने जब मेरा बांसुरी सुना तो कोई मदन जी की रिकॉर्डिंग चल रही थी दूसरे दिन, तो कोई बांसुरी वाला नहीं आ पा रहा था। तो मुझसे किसी का फ़ोन आया कि आप रिकॉर्डिंग में आ सकते हैं क्या। मैं तो ऐसा उछल गया कि वाह 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 वाह। इसलिए नहीं कि पैसे मिलें, इसलिए कि मुझे जो एक मेरे दिल में एक ड्रीम था कि वो सब देखूंगा, इनको मिलूंगा। क्या बताऊं, मैं तो उछल कूद के जल्दी से जाके और नहा धो के और अच्छे कपड़े पहन के और प्रेस करवा के स्टूडियो में घुस गया।
और साहब जब घुसा तो वहाँ गाना चल रहा है तलत महमूद साहब का, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई में। और मदन साहब खड़े हुए हैं। जैसे ही मुझे कहा, बोलेगा आप अभी आए बम्बई में? जी मैं पहुँचा हूँ 1 हफ्ते पहले। तो ये अच्छा बैठिए। तो मैं धोती कुर्ता पहन के, और बड़ा नाम हो गया भाई कोई नया बांसुरी वाला है। तो मैंने थोड़ा सा बजाया तो सब लोगों की नज़र मेरी तरफ। शाम को और एक रिकॉर्डिंग थी, उसमें लता जी आ गई। उनके भी दर्शन में तो बचपन से इच्छा थी कि इनके कैसे दर्शन हो। वो गा रही थी, मैंने तुम संग जन्म गंवा के हार गई सजना। जब सुना फ्लूट में और ये धोती कुर्ता पहन के एक लड़का खड़ा हो, तो वो भी देखते रह गए कि है कौन, कहाँ से आया। तो किसी से पूछ के पता लगाया तो बता। तो फिर मुझे घर बुलाया, मैं घर गया, चाय पिलाई, खाना खिलाया, फिर वहाँ भी थोड़ा सा सुना, फिर हम लोग बातें करते रहे। उस दिन का दिन था, बिलीव करिए कि फिर लता जी कोई भी रिकॉर्डिंग हो, चाहे उनका पर्सनल रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई फिल्म की रिकॉर्डिंग हो, आपको हमेशा बुलाती थी। और मैं नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग ही कैंसिल कर देंगे। ऐसा कुछ हो गया। तो और एक संबंध ऐसा हो गया कि मैं उनके एक परिवार का एक सदस्य हूँ। तो और इन दोनों के, और लता जी देखिए एक तरफ, आशा जी देखिए, कमाल है क्या लोग हैं। और उनके भाई साहब देखिए, हृदयनाथ जी, इतने अच्छे कंपोजर, सबका बड़ा प्यार मिला। तब मैंने सोच लिया कि अब तो यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है, इससे ज़्यादा ये तो स्वर्ग है। और मैं सच बताऊँ, जहाँ भी जाऊँ, जिस रिकॉर्डिंग में जाऊँ, सबका साउंड अलग, सबकी सोच अलग, सबका गाना अलग, सबकी भाषा अलग। एस.डी. बर्मन के यहाँ जाओ तो एक अलग उनकी संगीत की यात्रा, नौशाद साहब की अलग संगीत की यात्रा, श्री रामचंद्र अलग, शंकर जयकिशन अलग, O.P. नैयर साहब अलग, सलील साहब अलग, बसंत देसाई। लगे कि हर का एक घराना है, हर की एक पहचान है, हर का एक अपना जो क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन है। जो पासपोर्ट होते हैं अलग अलग फोटोग्राफ, इस तरीके। तो मुझे तो इतना सीखने को मिला, इतना सीखा मैंने। बजाता भी था, पॉकेट में दोनों तरफ पैसे भी भरे होते थे, लेकिन सीखने का जो था वो कमाल का ऐसा अनुभव में। कितने साल आपने फिर ये फिल्म लाइन में बांसुरी बजाई? 20 साल तो किया होगा। 20 साल। और उसमें मराठी, गुजराती और तेलुगु, तमिल और मलयालम और क्या भाषा नहीं, सब तो भाषा यही लोग गाने वाले। कहते हैं ना, आर्ट की कोई लैंग्वेज नहीं होती, तो आप किसी भी भाषा में हो आप बजा सकते हैं। मगर बजाना एक अलग हो गया, लेकिन सीखने का कि जहाँ जाइए अलग संगीत का फ्लेवर, अलग संगीत की एक खुशबू, अलग संगीत की एक पहचान। क्या कहूँ मैं आपको, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। जब मैं बम्बई आया तो बम्बई में सुना कि गुरुमा तो यही है। अरे मैंने कहा, बाबा ने कहा था तो मैं स्टूडियो में खाली पॉकेट भरता रहूँगा, दिल में थोड़ी सी जो भूख लगी उसको कौन भरेगा। तो मैंने कहा यहाँ पहुँचो। 4-5 साल में हो गया, एक फ्लैट भी ले लिया और छोटी सी एक पुरानी मोरी सेट ले लिया, और सबको घुमा के बता दिया कि मेरे पास गाड़ी है। जो साइकिल चलाने वाला आदमी बम्बई में गाड़ी लेकर घूमता है। खैर वो जब हो गया तो मैंने, आपके फादर जब आपने गाड़ी ली और घर लिया तो फादर नहीं रहे, वो चले गए जी। अच्छा। तो वो 1966 में चले गए। अब किसको बताता, ये हमारे दोस्त लोग थे कि देखो मेरे पास भी है, गाड़ी है। और कौन सी मोरी सेट थी, वो एक नाना पलसीकर जी थे, उनके पास थी वो गाड़ी ग्रीन कलर की, एक मेरे पास थी। तो लोग बहुत आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये इनकी गाड़ी है। एक ही गाड़ी है जी। तो वो तारदेव को बाहर खड़ी रहती, तो जब कुछ रिहर्सल चलता रहता था तो मैं आके गाड़ी के पास खड़ा होता था, चारों बजे देखता था किसी ने कुछ गंदा तो नहीं लगाया है। ऐसे होता है पहली बार। तो मैं गुरु माँ को मिलने के लिए गया, तो वो गांव की, आपको मालूम है गांव मैहर की, तो यहाँ शादी हो के वो पंडित रविशंकर जी के साथ शादी हुआ था उनका जी। तो वो और अन्नपूर्णा जी दोनों साथ में रहते थे जी। तो मैं गया एक दिन, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये मलाबार हिल में रहते थे, तो मैंने घंटी बजाया तो माँ ने खोला। मैं तो उनके पैर पड़ गया। तो कौन हो? तो डांटा मुझे जो से, कौन है, क्या है, तुम पर क्यों पड़ते हो, क्यों आए हो? फिर मैंने कहा, माँ मैं ऐसे, बाबा ने कहा था मैं आपके पास आया हूँ। तो हमारे पास क्यों आया? मैं तो तुमको कैसे मालूम को मैं बांसुरी बजाती हूँ? मैं तो बांसुरी नहीं बजाती हूँ। तो मैंने कहा मुझे सीखने के लिए उन्होंने कहा था। हाँ तो रविशंकर जी हैं मेरे हस्बैंड, उनके पास जाओ। तो ऐसी बात कह दिया। तो
तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैं फिर आऊँगा। मैं चला आया, फिर गया 1 हफ्ते के बाद में, फिर भी वो कहते आपको बोला था कि आप मत आना, फिर गेट आउट कर दिया। फिर ऐसे होता रहा, 3 साल तक ये चलता रहा। और मैं चला जाऊँ, क्या हुआ, अरे माँ है, अगर मुझे डांट के या मार के भगाएगी तो कोई बात नहीं। लेकिन अब नारी, हमारे यहाँ नारी तो नारी है ना, वो तो देवी है सरस्वती। उन्होंने जब देखा कि मुझे इतनी चाह है, इतनी लगाव है, तो एक दिन मुझे कहा अच्छा ठीक है आना, फिर एक बार ही आना और आधे घंटे बैठना और सुनाना और निकल जाना, फिर आना नहीं। फिर मैं गया, जिन्होंने जिस दिन कहा उन्होंने, तो मैंने उनको कहा क्या करते हो बजा, तो मैं 2 मिनट सुना, उसके बाद बंद करो, कल से आ जाना, लेकिन अब तुम जितना अभी तक फिल्म में बजाए हो, इतना खूब पैसा कमाया, खूब अच्छा किया, लेकिन अब नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी, बच्चों की तरीके से, मेरे धर्म को अपनाने के लिए, मेरे संगीत के शिक्षा को अपनाने के पीछे का सब भूल जाना पड़ेगा। तो क्या उसका कैसे तुम मुझे कन्विंस करोगे, कैसे तुम कर पाओगे? तुम सब भूल चुके हो। हाँ। तो मैंने कहा आप जैसे कहेंगे, आप क्या चाहती हैं बताइए, नहीं तुम सोच के बताओ मुझे। तो मैं एक दिन आके उनको मैंने कहा देखिए मैं ऐसे बजाता हूँ इतना 10 साल से, आप कहेंगे तो मैं ये कर सकता हूँ, अब एकलव्य की तरह ये काट दूंगा तो पकड़ ही नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है देखती हूँ, अगले हफ्ते आना। तो मैंने 1 हफ्ते तक 5-6 घंटा रोज़ ऐसे करके, बहुत पेनफुल था, उल्टा करना, तो मैंने लेफ्ट से बजाना शुरू किया। उनको कन्विंस कराने के लिए मैंने थोड़ी देर 5 मिनट के सामने बजाया, तो मुझे देखती रह गई वो, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इतना एक ओबीडियंट, आज के युग में ऐसा ओबीडियंट लड़का मुझे मिलेगा, यंग लड़का है और उसको पैसा की कमाई है बाहर, सब कुछ फिल्म का आदमी है, तो भी सीखना चाहता है। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम आना। पंडित जी मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने में, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूँ किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी से। तो पंडित जी हम बात कर रहे थे कि आपने बहुत सारी फिल्मों में बांसुरी बजाई, वहाँ से आप म्यूज़िक डायरेक्टर कैसे बने ये बताइए। शिव जी का मेरा कुछ ऐसा रिलेशन हो गया कि हम पहले जब हम उड़ीसा में थे और शिव जी जम्मू में थे, तो हम लोग दोनों अपने यहाँ ताल शर्मा जी की बात कर रहे हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, हाँ जी, वो और हम पहली मुलाकात दिल्ली में ताल कटोरा गार्डन में हुई। अच्छा जी, ताल कटोरा गार्डन में यूथ फेस्टिवल होता था, तो वहाँ सब कैंप लगे होते थे स्टूडेंटों को, तो हम दोनों वहाँ पे मिले जाके। हम उड़ीसा की तरफ से आए थे, वो जम्मू कश्मीर की तरफ से आए थे। वो मुलाकात के बाद जब दूसरी मुलाकात हुई 63 में, तो शिव जी थोड़े पहले आ गए थे बॉम्बे में, और मैं मुंबई, भुवनेश्वर से मुंबई पहुंचा, कटक से बॉम्बे, तो यहाँ भी उनके दर्शन हुए। तो मैंने कहा देखिए कैसा योग है कि हम लोग वहाँ मिले थे और यहाँ उनको शास्त्रीय संगीत के वो कलाकार थे, मैं भी थोड़ा शास्त्रीय संगीत से लगाव था, तो गुरु भी मिल गई और एक ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात हुई कि जो मुझे बचपन से ही अच्छे लगे और हमेशा दिखने में भी सुंदर हैं, मन के भी उतने ही सुंदर हैं, और हमारी दोनों की एक जान पहचान है। कहना चाहिए कि हम जो सोचते हैं वो भी सोचते हैं, हाँ। जो वो सोचते हैं वो हम सोचते हैं। तो ऐसा लगा तो भाई से भी कोई बहुत बड़ा रिलेशन ऐसा भगवान ने दिया है। उस दिन से 63 से और आज तक हमारी कभी आज तक उनसे कोई किसी बात में कोई अनबन हुई। वो जो कहते हैं मुझे अच्छा लगता है, मैं जो कहता हूँ उनको अच्छा लगता है। तो हम दोनों ने ये निश्चय किया कि हम जब कभी भी कुछ फिल्म का काम करेंगे या कोई भी काम ऐसा तो हम आपस में सलाह करेंगे। तो जब यश जी की ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप दोनों कीजिए, लेकिन एक पिक्चर थी कोई काला पत्थर, हाँ। तो उसमें 1-2 गाना किसी ने किया हुआ था, बोले और बाकी क्या आप कर लीजिए। अच्छा। मैंने कहा ये मत करवाइए, किसी का जो काम है उसी से करवाइए, और फिर आगे की कोई ये होगी पिक्चर तो आपकी मैं करूँगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, उससे क्या आपका हुआ, क्यों आप उसका 2 गाना रखना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, हम और किसी से काम करवा लेते हैं। उसके बाद उनकी जब सिलसिला फिल्म हुई जी, तो उन्होंने कहा आप दोनों ने करना। मैंने कहा हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
तो आपको हमारे ऊपर विश्वास है कि आप हम कुछ कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है और हम कुछ बहुत सीखेंगे आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर उन्होंने, हमारे जावेद अख्तर साहब हैं, उनसे कहा कि आप गाना लिखेंगे। पहली बार वो भी गाना लिख रहे थे, पहले तो वो आपको मालूम है कि स्क्रिप्ट लिखा करते थे, स्टोरी लिखा करते थे और सलीम जावेद के नाम से तो बहुत पॉपुलर तो थे। सिलसिला में आपने अमिताभ जी से पहली बार गाना गवाया, 2 गाने गवाए जी, 3 तो कह ले, हम 2 क्यों कह रही हैं? 3 गाने गवाए। एक पहले जब गाया तो मैं ऐसा गाना, मैं अमिताभ जी से तो दुनिया नहीं सोच सकती थी, मैं भी नहीं सोच सकता था। जब वो स्टूडियो में गाने लगे तो मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ऐसा लगे ये गाने के लिए पैदा हुए हैं। ये जो होली का गाना है तो कैसा होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक बात बैठी थी, मैं भी इलाहाबाद का और उनके पापा जी भी इलाहाबाद के, मैं तो उनकी पूजा करता हूँ, बहुत गुणी और बहुत ही समझदार। तो मैंने अमिताभ जी से कहा अगर आपके पापा ये गाना लिखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो आपको गाने का तभी मज़ा आएगा जब आपके पापा, उन्होंने कन्विंस करा लिया। उन्होंने पहले कभी नहीं लिखा था और उसके बाद कभी लिखा भी नहीं। क्या गाना लिखा वो, रंग बरसे भीगे चुनरिया। वो गाना जब तक नहीं बजता तब तक होली कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल, आज तक 80 से ले लीजिए, 79 से लेके आज तक जब तक वो गाना नहीं होगा तो मैं कहता हूँ कैसे भाग्यशाली लोग हैं कि हम सोचते हैं कि कलयुग नहीं, सतयुग अभी भी है। देखिए ऐसा गाना गा के इतने साल से चल रहा है, कोई गाना ऐसा नहीं मैंने सुना जो आज तक चल रहा हो तब से। अच्छे सब हैं, लेकिन एक त्यौहार में जब तक ये गाना नहीं बजेगा तब तक कंप्लीट नहीं होता। और इनकी जो भक्ति, इनका जो प्रेम है, इनका जो उसमें क्या कहना चाहिए, एक गाने का अंदाज लोगों को कभी नहीं भूलेगा। नीला आसमां खो गया, नीला आसमां सो गया, पहले लता जी ने गाया, फिर इच्छा हुई कि यश जी के पास में एक थोड़ी सी जगह थी, कहा कि भाई इसको अमिताभ भी गा लें तो बोले। देखिए एक अच्छा होगा तो दूसरा भी लाइन लग गई ना जी। फिर तो उसके बाद वो जिसकी बीवी लंबी, जिसकी बीवी नाटी, जिसकी गाने के गाने ही आते रहे और सब अच्छा गाते गए। आज भी देखिए भाई नए नए पिक्चरों में गा रहे, क्या गा रहे हैं सब, कमाल है, बहुत सुरीले आदमी है वो। कुछ अच्छी फिल्मों में आपने दिया म्यूजिक डायरेक्शन शिव कुमार शर्मा जी के साथ, जी, सिलसिला हिंदी की, और कुछ आपने खुद भी की अकेले फिल्में? अकेले एक किया था मैंने हिंदी फिल्म जिसका नाम था 27 डाउन। दूसरा एक मलयालम फिल्म थी पोक्कू वर्ल्ड। तो आपने बड़ी बड़ी फिल्में की, बड़ी मतलब हाँ, बड़ी कह लें या क्या म्यूजिकल कह लें, सिलसिला, फासले, विजय, लम्हे, चांदनी, डर, साहिबा, परंपरा, बहुत सारी फिल्म किया। बहुत सारी। लेकिन आपने एक समय पे आके फिल्म में म्यूजिक देना बंद क्यों कर दिया? बंद इसलिए किया कि मुझे पहले से ऐसे मालूम पड़ गया कि जो आज आप अभी पहले कह रही थी कि ऐसी हालत क्यों हो गई है कि फिल्म की हर चीज़ सिंथेटिक होती जा रही है और 100 म्यूजिशियन काम करते थे और अब वहाँ एक आदमी आके चुप से बजा के भाग जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे पहले से इसका सपना आ गया था, या मेरे जीवन में कुछ चीज़ जो हम मिस कर रहे थे। मेरा सपना था, अपना खुद का ड्रीम था कि हम कुछ ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट बनाएं कि जैसे मेरी गुरु माँ ने मेरे ऊपर किया है, मैं ऐसे कुछ बच्चों को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकूं, टीचर के सिखाऊं, स्प्रेड करूं। बेसिकली आप अपना जो हुनर था उसे स्प्रेड करना चाहते हैं। मैं टीचर न बनूं, लेकिन हम शेयर कर सकें, हमारे अनुभव को हम बच्चों के साथ में शेयर कर सकें। क्योंकि मैंने जब इन लोगों से, ऐसे ऐसे गुरुओं से मुझे आशीर्वाद मिला है तो मैं इसको बांटूं क्यों नहीं। आपके बांसुरी बजाने का स्टाइल भी कुछ अलग सा, आप उसको बीन की तरह बजाते हैं, आपका अपना एक स्टाइल है। जी, हमारा एक स्टाइल था और होना भी चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो आपकी पहचान कैसे, आपको कैसे लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि आप, अगर एक परिवार में सबका चेहरा एक ही हो तो उसमें मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो मैंने सोचा ऐसे अपनी एक साउंड की भी एक अलग पहचान बने और मेरी एक अलग पहचान म्यूज़िक वर्ल्ड में बने तो बहुत अच्छी बात होगी। कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर आज आपकी ट्रेनिंग जारी है? जहाँ भी, चाहे कोई देश ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए। यूरोप में तो आजकल बहुत से कंट्री हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, इंग्लैंड है, बहुत सारे हैं, हॉलैंड है। सब जगह के बच्चे हमारे यहाँ गुरुकुल में आते हैं। जो हमारी एक हमेशा की ड्रीम रही या सपना रहा, वो गुरुकुल एक बॉम्बे में है, एक भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है। दोनों जगह आपको सारे देश के बच्चे वहाँ आपको मिलेंगे आके। और जापान है, रशिया है, सब बच्चे आते हैं यहाँ पर
और बहुत मेहनत करते हैं और सारा दिन उनका यही काम रहता है कि संगीत को किस तरीके से खूबसूरत बनाना, संगीत को किस तरीके से बांटना, संगीत को किस तरीके से स्वरबद्ध करना, कंपोज़र बनना, या संगीत के बारे में लोगों को कैसे समझाना शब्दों में, या कैसे लिखना कैसे। तो ये सारी चीज़ें हमारे गुरुकुल की एक्टिविटीज़ हैं। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक हम यही काम करते रहते हैं। मैंने सुना है कि यूरोप में आपको रेजिडेंटशिप मिली है। जी, वहाँ के रेजिडेंट, हम कहीं भी जाते हैं हमारे पास वो कार्ड है रेजिडेंटशिप का, तो हम जाते हैं वहाँ जहाँ तो आपको वीज़ा वगैरह ये सब नहीं करवाना लेना पड़ता, पड़ता है। आप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा ऑनर है। जी, बहुत बड़ा ऑनर है। आपको मैं सच माने में बताऊँ तो हमारा अमेरिका में साल में एक दिन चौरासिया डे मनाते हैं, वो भी जुलाई को ही आता है। वो वेस्ट कोस्ट में सैन फ्रांसिस्को में, अभी तक उसका मेरे पास में सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। हर साल वो मनाते हैं। तो क्या करते हैं उस दिन? उस दिन वो हमारे नाम से कुछ गुब्बारे उड़ाएंगे और ये करते हैं। अच्छा। और यहाँ पर हॉलैंड में और फ्रांस में मुझे नाइटहुड दिया है। वहाँ क्वीन बेatrix हैं, वहाँ की क्वीन, उन्होंने मुझे डच का बहुत बड़ा अवार्ड दिया है, नाइटहुड। पहला एक भारतीय आदमी को मिला है, नहीं तो वहाँ के लोकल लोगों को दिया जाता था। जी। फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी मुझे नाइटहुड का अवार्ड दिया है। जी। वहाँ भी मुझे बहुत सम्मान देते हैं। तो ऐसे अवार्ड तो बहुत ही मिलते हैं, लेकिन हमारे भारत का जो एक अवार्ड है, दिल से प्यार देना और दिल से आशीर्वाद देना, वो जो यहाँ मिला है उसका तो मैं बहुत धन्य हूँ। पेटों के बारे में आपने नहीं बताया मुझे। जो संगीत करता है, जो मेरे साथ मेहनत करता है, वही मेरा बच्चा। वैसे है मेरा परिवार, मेरे परिवार है, मेरे 3-4 बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने घर में रहते हैं। मैं गुरुकुल में रहता हूँ, और गुरुकुल में जो बच्चा मेरे कहने से मेहनत करता है वही मेरा बच्चा है। पंडित जी, अब रैपिड फायर तो हमारे यहाँ होती ही है जी, तो आपको भी कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे। हाँ जी। खाने में आपकी फेवरेट डिश, क्योंकि आपने खाने के बारे में बहुत बात की है। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। इंटरनेशनल संगीत में आपका फेवरेट म्यूजिशियन? शिव कुमार जी मुझे बहुत पसंद। आपके पसंद का सिंगर? लता जी, ऑफ वो तो है ही है। आपकी हॉबी? कुश्ती लड़ने की तो है ही है हॉबी। आपकी फेवरेट फिल्म? लम्हे। आपका फेवरेट शहर? बम्बई बहुत अच्छा है। आप अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें तो उसका क्या टाइटल देंगे? झूठे का चमत्कार। बहुत मज़ा आया आज आपसे बातें करके, और ऐसा लगा कि किसी दोस्त के साथ मैं गप्पे मार रही हूँ। बहुत लेकिन अब आपको हमारे लिए इस डायरी में कुछ लिखना पड़ेगा हमारे शो के बारे में। जरूर। और आपका ऑटोग्राफ। अच्छा, जरूर मैं दूंगा। आप यहीं नहीं, आप बैठिए, मैं आती। नहीं, मैं आ रहा। ठीक है, मैं आता हूँ। यहाँ कर दो। हाँ, कहीं पे यहाँ बैठ जाइए, भले बैठ के कर लीजिए आराम से। झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक।